दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी-सी भी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कहानी का हर भाग आपको मिल सके। परिचित डर के मारे पीछे हट गया। उसका सही शरीर यह धक्के और नहीं सह पा रहा था। उसने रोते हुए स्वर में कहा, "नदी का रास्ता इस कोहरे में? कपिल, क्या हम गलती तो नहीं कर रहे? एक अनजान आदमी की बात पर हम हाईवे छोड़कर इस गहरे जंगल में घुस रहे हैं। अगर यह राजवीर की ही कोई चाल हुई तो? अगर उसने हमें यहाँ लाकर मारने का प्लान बनाया हो?" कपिल घूमा और परिचित के कंधे पर कसकर हाथ रखा। परिचित का शरीर बुखार में तप रहा था, चेहरे पर तीव्र आतंक था। परिचित, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाईवे पर पैर रखते ही हम मारे जाएंगे, और अगर यह आदमी मारना ही चाहता तो ट्रक के अंदर ही मार सकता था। हमें विश्वास करना होगा। विश्वास किस पर? परिचित फुसफुसाया। उसकी आवाज में हताशा की तीव्रता थी। कानून पर विश्वास किया था उसने, मुझे भिखारी बना दिया। अब एक अनजान फोन पर विश्वास करके शमशान जा रहा हूँ। क्या हम मरने जा रहे हैं? कपिल, समीर ने डांटते हुए कहा। चुप कर परिचित, एकदम चुप। पैनिक करने का समय नहीं है यह। हम मरने नहीं, मारने आए हैं। चलता रह। वे जंगल के कीचड़ में सने फिसलन भरे रास्ते पर चलने लगे। भोर की रोशनी फूट रही थी, लेकिन नदी किनारे घने कोहरे से चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। पत्तों की सरसराहट जैसे हर पल याद दिला रही थी कि पीछे यमदूत की तरह आ रहा राजवीर बंसल का हिटमैन बसु। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद जंगल अचानक खत्म हो गया। सामने गंगा थी, लेकिन यह बनारस का वह गुलजार घाट नहीं था। एक टूटा हुआ वीरान घाट। पत्थर की कुछ सीढ़ियां काई से फिसलने वाली हो गई थी। ईंटों की दरारों में गहरे हरे रंग की कोई काई जम गई थी। नदी का पानी यहाँ काला, शांत और भयानक गहरा था। उस घाट की आखिरी सीढ़ी पर एक जर्जर लकड़ी की नाव बंधी थी। नाव का रंग उतर गया था। नीचे अलक्रते से किसी तरह का काम चलाया गया था, और उस पर बैठा एक हड्डियों का ढांचा जैसा बूढ़ा आदमी की चमड़ी अटक गई थी। फिसली गिनी जा सकती थी। पहले पहने हुआ था सिर्फ एक मैली लंगोटी। कपिल और उसके साथियों को देखते ही वह बिना कुछ बोले खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, उसे जैसे पता था कि ये आएंगे। उसने इशारे से नाव में चढ़ने को कहा। समीर ने शक करते हुए पूछा, क्या आप ही हमें नदी पार कराएंगे? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और जीभ बाहर निकाल कर दिखाई। आधी जीभ कटी हुई थी, वह गूंगा था। कपिल ने समीर का हाथ पकड़कर फुसफुसाते हुए कहा, यही वह आदमी है समीर, और सवाल मत कर, चढ़। चारों सावधानी से उस डगमगाती नाव पर चढ़े। मांझी ने लग्गी से धक्का देकर नाव को पानी में उतार दिया। जब नाव बीच नदी में पहुंची तो आसपास की दुनिया जैसे खो गई। सिर्फ सफेद कोहरे की चादर और चप्पू चलाने की छप छप आवाज, बीच बीच में किसी अनजान पक्षी की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। कपिल नाव के एक किनारे बैठकर पानी की ओर देख रहा था। उसे लग रहा था कि यह नदी ही अब जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार है। अचानक दूर एक भनभनाहट सुनाई दी। पहले अस्पष्ट, धीरे 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 तेज होती गई। इंजन की यांत्रिक गर्जना। मांझी ने अचानक चप्पू चलाना बंद कर दिया। उसकी अब तक शांत आंखों में अब डर की छाप छाया थी। उसने जल्दी से इशारे में सबको नाव के पैंदे में लेट जाने को कहा। समीर ने फुसफुसाकर कहा, स्पीड बोट बसु के लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे। परिचित डर के मारे खड़े होने की वाला, वो हमें देख लेंगे, हम खत्म। कमल ने झपट कर परिचित के ऊपर छलांग लगाई और उसका मुंह हाथ से दबा दिया। परिचित का शरीर मछली की तरह तड़प रहा था, लेकिन कमल ने उसे हिलने नहीं दिया। चुप कर परिचित, एकदम चुप। आवाज की तो मरेंगे। कमल के गले की नसें फूल गई थीं। कोहरे चीरते हुए एक शक्तिशाली सनलाइट की रोशनी नदी के छाती पर इधर उधर घूम रही थी। इंजन की आवाज अब सीने पर हथौड़े मार रही थी। रोशनी सांप की तरह बल खाती हुई पानी के ऊपर से आ रही थी। कपिल नाव के लकड़ी के पैंदे पर मुंह छिपाए लेटा था। उसने लकड़ी की दरार से देखा। रोशनी उनकी नाव के बहुत पास से सिर्फ 10 हाथ दूर से गुजर गई। रोशनी एक बार फिर नाव के पाल पर पड़ी, लेकिन कोहरा इतना घना था कि अंदर के लोग दिखाई नहीं दिए। स्पीड बोट प्रचंड गति से लहरें उठाती हुई बगल से निकल गई। उन लहरों के धक्के से जर्जर नाव ऐसे डोलने लगी जैसे अभी पलट जाएगी। पानी छिटक कर अंदर आ गया। 5 मिनट बाद सब शांत। स्पीड बोट की आवाज दूर मिल गई। सिर्फ सीने की धड़कन कम नहीं हो रही थी। कपिल उठ बैठा। उसने पानी की ओर देखा। लहरों के हिचकोले पर नदी की जलकुंभी के साथ बहता हुआ आ रहा है। एक बड़ा बांस का ढांचा, किसी पूजा में विसर्जित की गई प्रतिमा का ढांचा, पुआल निकल आया है। मिट्टी का लेप धुल गया है, सिर्फ कंकाल बचा है। लकड़ी पर लगी थोड़ी बहुत चमकीली
पत्नी की भी अब फीकी पड़ गई हैं। कपिल उसे अपलक दृष्टि से देखता रहा। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई। उसे लगा वह कोई जड़ वस्तु नहीं, वह उसकी अपनी परछाई है। देख रहा है समीर? कपिल ने ढांचे की ओर उंगली दिखाई। उसका गला भराया। समीर ने देखा। क्या है वो? एक टूटा हुआ का ढांचा ही तो है। नहीं रे, वह सिर्फ ढांचा नहीं है, वह हम हैं, आज के पुरुष। कपिल के गले में एक गहरी टीस मिल गई। देख, जब तक मिट्टी का लेप था तब तक शरीर पर रंग था। अब तब जब पूजा हुई सबने सिर झुकाया, भक्ति भाव से प्रणाम किया, और आज उस सब खत्म। जरूरत पूरी हो गई, इसलिए नदी में फेंक दिया। अब वह कचरा है, पुआल और बांस के कंकाल के सिवाय और कुछ नहीं। नाव के दूसरे किनारे बैठे कमल और परिचित सन्ने रह गए। कपिल की बातें तीर की तरह उनके सीने में चुभी। कपिल पानी की ओर देखकर कहता रहा, मैं भी तो यही ढांचा था रे। जब तक वेतन था, स्टेटस था, प्रिया मुझे पूछती थी, कहती थी तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। जैसे ही नौकरी गई, पैसा गया, तुरंत विसर्जन कर दिया। समाज हमें तब तक ही नहीं प्यार करता जब तक हमारे पास देने के लिए कुछ होता है। हम हार्ड मास के इंसान नहीं रे समीर, हम समाज के यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट हैं। हमारा रोना सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि प्रतिमा विसर्जन के बाद कोई मुड़कर नहीं देखता कि ढांचा कहाँ बह गया। कपिल पानी में हाथ डालकर ढांचे को छूने गया, जैसे आखिरी बार अपने अतीत को छूना चाहता हो, लेकिन नदी का क्रूर बहाव उसे दूर बहा ले गया, ठीक वैसे ही जैसे प्रिया ने उसे बहा दिया। बिना अपराध, बिना करुणा के मांझी ने जलग्गी से धक्का देकर नाव को उस पार लगाया। जगह बिहार बॉर्डर के पास एक दूर दराज का गांव थी। आबादी ना के बराबर थी। मांझी नाव से नहीं उतरा। उसने पैंदे के नीचे से एक जूट की मैली बोरी निकाली और घाट पर फेंक दी। फिर इशारे से कहा, उसे लेकर चले आओ। उसके चेहरे पर जल्दबाजी थी। कपिल और साथियों ने बोरी खोली। अंदर कोई हथियार नहीं, कोई पैसा नहीं। उसमें से 4 सेट गेरुआ रंग के कपड़े, रुद्राक्ष की माला और 4 छोटे पीतल के लोटे। परिचित ने हैरान होकर एक लोटा हाथ में उठाया। ये क्या है? क्या हम साधु बनेंगे? समीर को बोरी के बिल्कुल नीचे एक प्लास्टिक में लिपटी पर्ची मिली। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, शैतान की आंखों में धूल झोंकनी है तो ईश्वर की भीड़ में मिल जाना चाहिए। हजारों तीर्थयात्री बनारस की तरफ जा रहे थे, उनके दल में मिल जाइए। पुलिस या राजवीर के लोग किसी को भी धर्म प्राण बोल बम यात्रियों की गाड़ी चेक करने या शरीर की तलाशी लेने की हिम्मत नहीं होगी। बनारस तक यही आपका एकमात्र कवच है। याद रखें, आप अब भगोड़े नहीं, आप तीर्थयात्री हैं। आधे घंटे के भीतर जंगल की आड़ में चारों का हुलिया बदल गया। महंगे शर्ट पैंट टाई कोट उत्सव उतारकर उन्होंने जमीन में गाड़ दिया। पहने हुए थे अब सिर्फ गेरुआ गंजी और हाफ पैंट। माथे पर भस्म का तिलक, नंगे पैर, कंधे पर बांस की लाठी में लटके लोटे। हाईवे पर तब हजारों नारंगी कपड़ों का सैलाब था। माइक पर बज रहा, बोल बम तारक बम। डीजे बज रहा था, लोग नाच रहे थे, भक्ति की धारा बह रही थी। उस विशाल जनसमूह में कपिल, समीर, कमल और परिचित मिल गए। थोड़ी देर पहले जो शहर के फरार मुजरिम, हाई प्रोफाइल वकील, आईटी एक्सपर्ट थे, अब वे महज एक थके हुए तीर्थयात्रियों का दल थे। चलते चलते कमल ने फुसफुसाकर कहा, दादा आइडिया बहुत बढ़िया है। फेस रिकॉग्नाइज कैमरा भी हो। इस लाखों की भीड़ में हमें ढूंढ निकालना नामुमकिन है। राजवीर बंसल सोच भी नहीं पाएगा कि हम इस तरह आ रहे हैं। कपिल कुछ नहीं बोला। वह चल रहा था। पक्की सड़क पर नंगे पैर चलने की उसे आदत नहीं थी। पैरों के तलवे में छाले पड़ रहे थे, पत्थर की गिट्टियां चुभ रही थी, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। वह यात्रा जैसे उनके लिए एक प्रायश्चित थी। उसका पुराना कपिल वजूद जैसे हर कदम पर मिटाता जा रहा था। धूप की तपन से पीठ जल रही थी, लेकिन मन के अंदर आग उसने भी तेज थी। लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद वे सड़क किनारे एक लंगर में रुके। 2 दिन से पेट में दाना पानी नहीं पड़ा। भूख से आंतें कुलबुला रही थी। भीड़ में कपिल पानी पीने के लिए लाइन में खड़ा था। उसके ठीक पीछे खड़ा था एक जटाधारी साधु। सारे शरीर पर राख लगी थी। हाथ में एक बड़ा चिमटा, गले में हड्डियों की माला, आंखें गुड़हल के फूल की तरह लाल थी। कपिल पानी लेकर घुमा तो साधु से टकरा गया। पानी छलक कर साधु के पैरों पर गिर गया। माफ करना बाबा। कपिल हाथ जोड़कर हट गया। मैंने ध्यान नहीं दिया। साधु ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने कपिल की आंखों में देखा। उन आंखों में ऐसी तीखी सम्मोहक नजर थी जिसने कपिल के सीने के अंदर तक कपकपा पैदा कर दी। लगा कि ये आंखें कपिल की आत्मा तक देख पा रही हैं। साधु ने अचानक कपिल का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ की चमड़ी खुरदुरी थी, लेकिन पकड़ शेर के पंजे जैसी मजबूत। कपिल हाथ छुड़ाने लगा, लेकिन नहीं कर पाया। साधु ने कपिल के कान के पास मुंह लाकर पुष्पकागर कहा। कपिल को उम्मीद थी कोई धार्मिक बोली या आशीर्वाद की।
लेकिन साधु के मुंह से निकली एकदम साफ सदी हुई शहरी बंगाली, वेश अच्छा बनाया है कपिल बाबू, लेकिन याद रखें आप आग के शहर में जा रहे हैं और चिता की आग पापी और पुण्यवान देखकर नहीं जलाती। बहुत सावधान रहिएगा। राजवीर बंसल का तीसरा नेत्र इसी भीड़ में आप लोगों के साथ चल रहा है। कपिल चौंक कर हाथ झटक कर अलग हो गया। बिजली का झटका खाने की तरह वह पीछे झट गया। कौन है आप? क्या कहा? वह ठीक से देखने गया, लेकिन पल भर में वह जटाधारी साधु हजारों गेरुआधारी लोगों की भीड़ में धूप के धुएं में कहाँ गायब हो गया, जैसे हवा से आया था और हवा में मिल गया। कपिल ने भीड़ में पागलों की तरह ढूंढा। नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ माइक पर बज रही है बोल बम की गूंज। समीर दौड़कर आया। कपिल का पीला पड़ा चेहरा देखकर चिंतित हुआ। क्या हुआ कपिल? भूत देख लिया क्या? कपिल कांप रहा था, उसके माथे पर पसीना था। उसने भीड़ की ओर देखकर कहा, भूत से भी भयानक कुछ समीर, हमारे साथ कोई चल रहा है, कोई एक ऐसा हमारे हर कदम पर नजर रख रहा है। राजवीर का आदमी या उस रहस्यमय दोस्त का आदमी, मुझे नहीं पता, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। दूर बनारस का रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन वह रास्ता अब कपिल को मुक्ति का रास्ता नहीं लग रहा था एक विशाल शतरंज का बोर्ड, जहां वे एक अनजान चेकमेट की ओर बढ़ रहे थे। भीड़ में किसकी आंखें उन्हें देख रही हैं? कौन है वह तीसरा नेत्र? और क्या बनारस की घाट पर पहुंचने से पहले ही वह अदृश्य दुश्मन उन्हें खत्म कर देगा? दोपहर की कड़ी धूप अब कुछ मध्यम पड़ गई थी, लेकिन पक्की सड़क से उठने वाली उमस भरी गर्मी कम नहीं हुई थी। माइक पर भोजपुरी भक्ति गीतों और हजारों लोगों की वोल बम की गूंज के बीच चार लोग चल रहे थे। उन्होंने गेरुआ गंजी पहन रखी थी, कंधे पर बांस की लाठी और पैरों में छाले पड़े नंगे पांव। थोड़ी देर पहले जो शहर के उच्च वर्गीय लोग थे, अब वे इस विशाल जनसमूह का महज एक कण भर हैं। उनके पसीने और धूल सने शरीर पर अब किसी रईसी की छाप नहीं है, तो सिर्फ भगोड़े की थकान। चलते चलते परिचित अचानक रुक गया। वह सड़क किनारे एक पुलिया पर धप से बैठ गया। मैं अब और नहीं चल सकता कपिल, मेरे पैर और नहीं उठ रहे। परिचित ने पानी की बोतल मुंह के पास लाकर देखी, एक बूंद भी पानी नहीं था। उसने हताशा में बोतल फेंक दी। समीर ने पास खड़े होकर कहा, उठना होगा परिचित, यहाँ रुकना नहीं है। चेक पोस्ट और 2 किलोमीटर। परिचित फीका हंसा, उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। कहाँ जाएंगे समीर, और क्यों ही जा रहे हैं? जानता है, पिछले साल हम समय और मेरी बेटी कश्मीरी में थे और वह डल झील के शिकारे देखकर तालियां बजा रही थी, और आज आज मैं फरार मुजरिम हूँ, चोर हूँ। मेरी बेटी शायद सोच रही होगी कि उसका पिता उसे भूल गया है। यह सोच रही होगी कि उसका पिता सचमुच एक क्रिमिनल है। कमल बगल में बैठकर गमछे से पसीना पहुंचने लगा। उसका गला भर आया। भूल जाना शायद अच्छा है परिचित, याद रखेंगे तो नफरत करेगी। मेरी तो माँ मरकर बच गई, कम से कम में बेटे की यह हालत देखनी नहीं पड़ी। इस देश में बेटे की लाश देखना आसान है, लेकिन बेटे का अपमान देखना माँ के लिए मुश्किल है। कपिल ने उनकी ओर देखा। उसके अपने सीने में भी एक गहरी टीस थी। उसने कहा, हम भाग नहीं रहे हैं यार, हम दरअसल खोज रहे हैं। यह जो गेरुआ पहनकर चल रहे हैं, क्या हम सिर्फ बेस बदलना है? देख, हमारी पिछली पहचानें इंजीनियर, अफसर या व्यापारी सब झूठी हो गई हैं। समाज ने वो छीन ली हैं। अब हमारी पहचान एक ही है, हम पीड़ित हैं। यह पैदल रास्ता हमारे उस खोए हुए सम्मान को वापस पाने का रास्ता है। समीर ने आह भरी। सम्मान? जिस देश में पुरुष के रोने को कमजोरी माना जाता है, वहाँ सम्मान वापस पाना मुश्किल है। बॉस देख नहीं रहा इस भीड़ में कितने लोग चल रहे हैं? शायद वह आदमी जो कंधे पर बूढ़े माँ बाप को लेकर चल रहा है, वह भी शायद बीवी के केस में घर से बेघर है। हमारे जैसे हजारों जिंदा लाशें इस भीड़ में मिली हुई हैं। उनकी बातचीत को पास से लंगड़ाकर चलते एक लड़के ने रोक ली। उम्र बहुत से बहुत 19 या 20 होगी। लड़के के चलने का अंदाज बड़ा करुण था। हर कदम पर वह मुंह से कोड़ लेता, लेकिन रुक नहीं रहा था। उसके गले के पास एक काला निशान साफ था, जैसे किसी रस्सी से बहुत जोर से कसकर पकड़ा हो। लड़का अचानक संतुलन में ना संभल पाने के कारण कपिल के ऊपर गिरने लगा। कपिल ने उसे पकड़ लिया। देख के भाई, ठीक हो? कपिल ने पूछा। लड़के ने खुद को संभाला और कमजोरी से मुस्कुराया। उसका शरीर कांप रहा था। सॉरी दादा, सिर थोड़ा चकरा गया था। दरअसल 2 दिन से कुछ खाया नहीं है ना। कपिल ने उसे पुलिया पर अपने पास बैठाया। कमल ने अपने हिस्से का थोड़ा सा पानी लड़के को दिया। लड़के ने गट गट करके पानी पी लिया, जैसे बहुत दिनों बाद अमृत मिला हो। तुम्हारा नाम क्या है भाई? इतनी कम उम्र में अकेले आ रहे हो? कपिल ने पूछा। टीटू। हाँ दादा, अकेले ही, साथ कोई नहीं है। जो थे वो सब छोड़ गए। समीर ने लड़के के गले के निशान की ओर इशारा किया। गले में किस चीज का निशान है? एक्सीडेंट। टीटू ने निशान पर हाथ फेरा और हंसा हंसा। बड़ी
उदासी से, जैसे किसी बहुत पुरानी दर्द की याद हो। एक्सीडेंट नहीं दादा, वो मेरे प्यार का मेडल है। मरना चाहता था लेकिन रस्सी टूट गई, किस्मत खराब, यमराज ने भी रिजेक्ट कर दिया। परिचित ने हैरान होकर कहा, इस उम्र में प्यार में धोखा? टीटू ने सिर हिलाया। धोखा नहीं दादा, केस झूठा, रेप, लड़की मेरी क्लास में पढ़ती थी, दोनों ने कसम खाई थी साथ रहेंगे, लेकिन उसके पिता इलाके के प्रभावशाली नेता है, मान सम्मान बचाने के लिए थाने जाकर मेरे नाम का एफआईआर कर दी। लड़की ने बयान दिलवाया कि मैंने उसे किडनैप करके रेप किया है। चारों दोस्त सन्न हो रहे थे। टीटू की कहानी जैसे उनकी ही जिंदगी का आईना थी। टीटू कहता गया, पुलिस मुझे कॉलेज से उठा ले गई, लॉकअप में 3 दिन जो मारा, मेरा घुटना तोड़ दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा चोट तब लगी जब लड़की ने कोर्ट में खड़े होकर मजिस्ट्रेट की आंखों में देखकर कहा, टीटू मुझे जबरदस्ती उठा ले गया था। 6 महीने जेल काट कर जब लौटा, देखा कि पिताजी हार्ट अटैक से मर गए। बहन मुझसे नफरत करती है, मोहल्ले के लोग मुझे देखकर थूकते हैं, इसलिए सोचा सब खत्म कर दूं। लेकिन टीटू ने अपना झोला गोद में खींच लिया। झोले के अंदर एक लाल कपड़े में लिपटी मिट्टी की मटकी, पिताजी की अस्थियां। माँ ने कहा पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, इसलिए बनारस जा रहा हूँ, अस्थि विसर्जन करूंगा और उसके बाद शायद खुद को भी। कपिल ने टीटू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मरोगे नहीं टीटू, तुम मरे तो वह झूठ जीत जाएगा। हमने भी तुम्हारी तरह ही सब खो दिया है, लेकिन हम चल रहे हैं, क्योंकि मर गए तो साबित करने वाला कोई नहीं रहेगा कि हम बेकसूर थे। टीटू ने हैरान होकर कपिल और उसके साथियों की ओर देखा। इन अनजान बड़े भाइयों की बातों में उसे एक अजीब सी ताकत मिली। उसने कहा, कपिल साथ चलेंगे, बनारस अब ज्यादा दूर नहीं है। पांचों की चलने लगे। टीटू अब अकेला नहीं है, सूरज डूबने को है। सामने पुलिस बैरिकेड, बनारस घुसने के मुहाने पर कड़ी चेकिंग चल रही थी। फेसियल रिकॉग्नाइज कैमरे लगाए गए थे। पुलिस के सादे कपड़ों में कुछ लोग तीखी नजरों में यात्रियों को देख रहे थे। समीर ने फुसफुसाकर कहा, सत्यानाश, कैमरा, कपिल पकड़े जाएंगे। टीटू ने उनका डर भांप लिया। दादा क्या आप लोग किसी मुसीबत में हैं? पुलिस ढूंढ रही है। कपिल ने कुछ नहीं छिपाया। हाँ भाई, हम झूठे मुकदमों में फंसे हैं, पुलिस हमें ढूंढ रही है, वो कैमरा हमें पहचान लेगा। टीटू ने थोड़ा सोचा, उसकी आंखों में एक पक्का इरादा झलक उठा। आप लोग मेरे पीछे रहिए, मैं एक नाटक कर रहा हूँ, आप भीड़ का फायदा उठाकर निकल जाइएगा। चेक पोस्ट के पास आते ही टीटू अचानक भीड़ में एक कांस्टेबल के पैर से जानबूझकर टकराया और ऐसा नाटक किया जैसे कांस्टेबल ने उसे लाठी से मारा हो। मारा क्यों सर? गरीब हूँ इसलिए मारा, मेरे पिता की अस्थियां गिरा दी। टीटू ने चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के तीर्थयात्री भड़क गए। जय भोले, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नारे लगने लगे। पुलिस हालात संभालने में व्यस्त हो गई। कैमरे की निगरानी ढीली पड़ गई। हर हंगामे का फायदा उठाकर कपिल, समीर, कमल और परिचित सिर झुकाकर भीड़ की आड़ में बैरिकेड पार कर गए। थोड़ी दूर जाकर गंगा घाट के पास एक पुराने सुनसान मंदिर के चबूतरे पर वे इंतजार करने लगे। 10 मिनट बाद टीटू लंगड़ाते हुए हंसते हुए आया। कहा था ना दादा, कॉलेज में नाटकों में प्राइज मिलता था। सबने राहत की सांस ली। परिचित ने टीटू को गले लगा लिया। तूने आज हमें बचा लिया भाई। वे मंदिर के चबूतरे पर बैठे। शाम ढल चुकी है। गंगा की तरफ से आती ठंडी हवा में धूप की खुशबू है। लग रहा है सब खतरा टल गया, लेकिन कपिल का मन खटक रहा है। टीटू की हंसी चेहरे की चमड़ी पर चिपकी है सही, लेकिन आंखों में बहुत ज्यादा मुर्दा है। टीटू ने अपने झोले से प्रसाद का एक पैकेट निकालकर सबको दिया। लीजिए दादा, थोड़ा मुंह मीठा कीजिए। जब सब प्रसाद खा रहे थे, टीटू नहीं खा रहा था। वो चुपचाप मिट्टी की मटकी को ताकते हुए बैठा। ठीक है, तभी कपिल का फोन बज उठा। वही अनजान नंबर। कपिल ने फोन उठाया। हम चेक पोस्ट पार कर चुके हैं, टीटू नाम के एक लड़के ने हमारी मदद की है। उधर से उस रहस्यमयी व्यक्ति की आवाज आई। उनका गला शांत था, लेकिन उसमें एक जरूरी चेतावनी थी। कपिल बाबू, टीटू की एक्टिंग सचमुच बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। आप लोग चेक पोस्ट पार गए सही है, लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। क्या गलती? कपिल चौकन्ना हो गया। जब टीटू पुलिस के साथ नाटक कर रहा था, तब चेक पोस्ट पर मौजूद एक लोकल न्यूज रिपोर्टर उसे लाइव कवर कर रहा था। पुलिस की लाठी से बीमार या तीर्थयात्री, इस हेडलाइन के साथ वीडियो अब बनारस के सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में जब पुलिस टीटू को उठा रही थी, तब उसके ठीक पीछे आप चारों खड़े हैं। उसके चेहरे वीडियो में साफ दिख रहे हैं। कपिल का खून जम गया। उसने जल्दी से कमल को इशारा किया। कमल ने फोन पर चेक किया। सचमुच फेसबुक पर वीडियो घूम रहा है। राजवीर की डिजिटल टीम से पक्का अब उसे देख ही लिया होगा।
रहस्यमय व्यक्ति कहते रहे। बनारस पुलिस अब उस पीड़ित लड़के को ढूंढ रही है मुआवजा देने के लिए, और राजवीर के लोग ढूंढ रहे हैं वीडियो के बैकग्राउंड में मौजूद 4 लोगों को। अगर टीटू आपके साथ रहा तो आप अभी पकड़े जाएंगे। टीटू को छोड़ना होगा कपिल बाबू अभी, वरना पिता की अस्थियां विसर्जन करने से पहले ही आप जेल की हवा खाएंगे। कपिल फोन की ओर देखता रहा। टीटू तब भी मटकी को गले लगाए बैठा है। यह लड़का नहीं जानता उसकी वह थोड़ी सी मदद उन सब की मुसीबत बुला लाई है। कपिल ने फोन जेब में रखा। वह धीमे कदमों से टीटू के पास गया। टीटू, कपिल ने नरम आवाज में कहा, हमें अब अलग होना होगा भाई। टीटू चौंक उठा। उसकी आंखों में ढेर सारी हताशा। क्यों दादा, क्या मैं कोई गलती की? मैंने तो आपको बचाया, तूने हमें बचाया, लेकिन खुद को मुसीबत में डाल दिया। तेरा वीडियो वायरल हो गया है, पुलिस तुझे ढूंढ रही है, कपिल ने उसे समझाते हुए कहा। टीटू का चेहरा फीका पड़ गया। वह समझ गया वह इनके लिए बोझ बन गया है। वह खड़ा हुआ और झोला कंधे पर लिया। मैं समझ गया दादा। टीटू का गला भराया। मेरी किस्मत ही ऐसी है, जहां भी जाता हूं सिर्फ समस्या लेकर आता हूं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपका नुकसान हो। टीटू झुककर कपिल के पैरों की धूल लेने गया। कपिल ने उसे रोककर सीने से लगा लिया। दादा, एक बात कहूं? टीटू बोला। उसके गालों से आंसू गिर रहे थे। बोल। मेरे पिता की आत्मा को शायद शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका बेटा रैपिस्ट का कलंक लेकर जी रहा है। आप लोग बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हो सके तो दिखाइएगा कि किसी और पिता को उसके बेटे के लिए अपमानित होकर मरना न पड़े। कपिल ने टीटू का हाथ कसकर पकड़ा। वादा करता हूँ टीटू, यह लड़ाई अब तेरे पिता के लिए भी है। तू अकेला नहीं है, हम तेरे साथ है। टीटू फीका हंसा। फिर उसने जेब से अपना गमछा निकाला और सिर पर बांध लिया। दादा, पुलिस मुझे ढूंढ रही है ना, तो मैं मेन रोड से स्टेशन की तरफ जाऊंगा। पुलिस मुझे देखेगी तो उधर ही भागेगी। आप लोग उस मौके पर शमशान घाट की तरफ चले जाइए, मैं उन्हें भटकाऊंगा। लेकिन टीटू, तुझे खतरा हो सकता है। समीर रोकना चाहा। टीटू हंसा। मेरे पास और खोने को क्या है दादा? पिता की अस्थियां गंगा में बहा सकूं तो मेरा काम खत्म। आप लोग जाइए, आपको जीतना होगा। टीटू और नहीं रुका। वह लंगड़े पैरों से भीड़ में मिल गया और मेन रोड की तरफ चला गया। खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करके उसने अपने नए बड़े भाइयों को बचाने की कोशिश की है। कपिल और बाकी लोग तब तक देखते ही रह गए जब तक टीटू की गेरुआ गंजी आंखों में ओझल ना हो गई। अचानक दूर पुलिस का सायरन सुनाई दिया। सायरन मेन रोड की तरफ यानी स्टेशन की तरफ रहा। टीटू सफल हो गया। समीर ने आह भरी। लड़का हमें कर्जदार कर गया कपिल। अंधेरी की ओर देखकर कपिल ने कहा, यह कर्ज ही हमारी ताकत है समीर। टीटू के आंसू, बलवीर सिंह की आह और परिचित की बेटी की याद, सब हमारी तरफ देख रहे हैं। चलो मणिकर्णिका घाट। बनारस की गलियां पार करके जब वे मणिकर्णिका घाट की ऊपरी सीढ़ियों पर जाकर खड़े हुए तब रात गहरी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ समय का कोई हिसाब नहीं है, जहाँ सूरज नहीं डूबता, क्योंकि चिताओं की आग यहाँ चौबीसों घंटे जलती है। हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही है। जले हुए मांस, चंदन की लकड़ी, धुनी और सड़े हुए फूलों का एक तीखा मिश्रण। यह गंध नाक में जाए तो किसी भी आम इंसान को उल्टी आ जाए, लेकिन कपिल और उसके साथियों को लगा कि यह गंध ही अब उनका एकमात्र सच है। नीचे गंगा के काले पानी के किनारे एक साथ कम से कम 50 चिताएं जल रही हैं। आग की लपलपाती लपटें आसमान की तरफ इस तरह हाथ बढ़ा रही हैं जैसे कोई अतृप्त आत्मा मुक्ति मांग रही हो। हजारों लोगों का शोर, लेकिन अजीब बात है कि उस शोर की कोई भाषा नहीं है। सिर्फ एक ही व्यक्ति बार बार पत्थर की दीवारों पर गूंज रही है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। परिचित सीढ़ियों की रेलिंग पकड़कर खड़ा हो गया। उसके पैर कांप रहे हैं। उसने नीचे की तरफ देखकर बड़बड़ाते हुए कहा, हम कहाँ आ गए कपिल? यह तो दुनिया की नहीं लग रही, नर्क का दरवाजा लग रहा है। कपिल परिचित के पास जाकर खड़ा हुआ। आग की चमचमाती लाल रोशनी कपिल के चेहरे पर पड़ रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति। नर्क नहीं परिचित, यही मुक्ति है। देख, वो जो चिता जल रही है वो शायद किसी और अमीर बाप की हो, और उसके ठीक बगल में किसी भिखारी की लाश चल रही है। आग के सामने सब बराबर है। हमारे समाज, हमारे कानून, हमारी पत्नियों, हम सब ने हमारा स्टेटस देखकर फैसला किया, लेकिन यह आग, यह किसी का फैसला नहीं करती, यह सिर्फ राख बना देती है। समीर ने जल्दी मचाई। फिलॉसफी बाद में झाड़ना कपिल, पहले टीटू का दिया हुआ समय काम में ला। वो मिस्ट्री मैन कहाँ है? वे भीड़ को चीरते हुए नीचे उतरने लगे। मुर्दे जलाने के लिए लकड़ियों के विशाल ढेर लगे हुए हैं। उनके बीच से वो आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ राख बर्फ की तरह उड़ रही है। हर कदम पर ऐसा लग रहा है जैसे वे मौत के ऊपर चल रहे हों। घाट के बिल्कुल आखिरी छोर पर जहां गंगा का पानी पत्थरों से टकरा रहा है, वहां पे पहुंचे, लेकिन कोई नहीं है। सिर्फ एक अधजली लकड़ी के कुंदे बैठा है। एक हड्डियों का
ढांचा जैसा इंसान। आदमी की उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है। शरीर की चमड़ी झुर्रियों से लटक गई, लेकिन मांसपेशियां अभी भी पत्थर की तरह सख्त है। पहने हुए सिर्फ एक लंगोटी, पूरे शरीर पर चिता की राख मली हुई है। बाल जटाओं में बंधे सांपों की तरह पीठ पर पड़े हैं। वो एक लंबे बांस से जलती चिता की लकड़ियों को उलट पलट रहा है। एक डोम कपिल उसके पास आकर खड़ा हुआ। सुन रहे हैं, हमारे किसी आदमी को यहाँ आना था। डोम राजा ने सिर उठाकर नहीं देखा। उसने चिता से एक जलती हुई लकड़ी निकाली और दूर अंधेरे की तरफ इशारा किया। वहां घाट के कोने में खंडर की तरफ खड़ा है एक प्राचीन टूटा हुआ शिव मंदिर। मंदिर का आधा हिस्सा गंगा के कटाव में डूब गया है, बाकी का हिस्सा झुका हुआ है। आग की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही। डोम राजा ने अपनी खुरदारी आवाज में कहा, जिंदा इंसान का जवाब वहां नहीं मिलेगा बाबू, वहां सिर्फ प्रेतात्माएं रहती हैं। अगर हिम्मत है तो जा। ठीक उसी वक्त घाट की ऊपरी सीढ़ियों से शोरगुल सुनाई दिया। टीटू का चकमा ज्यादा देर काम नहीं आया। काली जैकेट पहने 4-5 लोग तेज कदमों से सीढ़ियों से उतर रहे हैं। उनके ठीक बीच में चल रहे हैं ऑफिसर बसु। बसु परिचित ने दबी हुई चीख निकाली, वे आ गए। कपिल ने तुरंत फैसला लिया, छिपो लड़कियों के ढेर के पीछे। चारों दौड़ कर चिताओं के लिए रखे विशाल लकड़ियों के पहाड़ के पीछे छिप गए। शुरू हो गया एक सांस रोक देने वाला चूहे बिल्ली का खेल। कपिल, समीर, कमल और परिचित चारों लड़कियों के ढेर की आग आड़ में रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। उनका लक्ष्य वह टूटा शिव मंदिर था, लेकिन रास्ता सीधा नहीं है। हर मोड़ पर चिता जल रही है और उस रोशनी की चमक उन्हें पकड़वा सकती है। धुआं यहाँ उनका दुश्मन भी है और दोस्त भी। धुएं के कारण बसु और उसके लोग उन्हें देख तो नहीं पा रहे, लेकिन कपिल और उसके साथियों का भी दम घुट रहा है। कपिल का अस्थमा, वह हाथ से मुंह दबाकर सांस लेने की कोशिश कर रहा है। अचानक परिचित का पैर एक अधजले बांस से टकराया और आवाज हुई, खटाक। बसु ने झटके से गर्दन घुमाई। उधर लकड़ियों के पीछे फायर। धड़ाम, एक गोली कपिल के कान के पास से गुजरकर एक जलती हुई लाश पर लगी। भागो मंदिर की तरफ, कपिल चिल्लाया। वे चारों जलती चिताओं के बीच से जान की बाजी लगाकर दौड़े। आग की लपटें उनकी चमड़ी झुलसा रही हैं। पैरों के नीचे गर्म राख है। वे किसी तरह अंधेरे में उस टूटे मंदिर के दरवाजे को पार करके अंदर घुस गए। मंदिर के अंदर घुस धूप, अंधेरा, सीलन भरी दीवारें, बहुत छत पहले ही टूट चुकी है। सिर्फ गर्भगृह का हिस्सा बचा हुआ है। गंगा का पानी मंदिर के फर्श के नीचे से कलकल बह रहा है। परिचित दीवार की पीठ टिकाकर बैठ गया। वह हाँफ रहा है। सब खत्म कपिल, हम और नहीं निकल पाएंगे। यह डेड एंड है। हम सामने गंगा, पीछे बसु। समीर ने जेब से अपना रिवॉल्वर निकाला। उसमें सिर्फ 2 गोलियां हैं। वह फीका हंसा। 2 गोलियां हैं, दोनों राजवीर के लोगों के लिए या अपने लिए। कमल डर से कांप रहा है। मैं मरना नहीं चाहता दादा, मेरी माँ नहीं है, कोई नहीं है। मैं मरा तो कोई रोएगा भी नहीं। कपिल ने कमल का चेहरा पकड़ा। हम नहीं मरेंगे कमल, कम से कम कुत्ते की मौत नहीं मरेंगे। बाहर तब भारी बूटों की आवाज आई, सूखे पत्तों को कुचलने की सरसराहट। बसु और उसकी टीम मंदिर के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। बसु ने टार्च नहीं जलाई। वो जानता है कि शिकार अंदर है। उसने अंधेरे में ही बात करना शुरू किया। उसकी आवाज शांत है, लेकिन वह शांति सांप की तरह ठंडी है। कपिल बाबू, बसु की आवाज मंदिर की पथरीली दीवारों पर गूंजी। मैं जानता हूं आप लोग अंदर हैं और लुका छिपी खेलने से कोई फायदा नहीं। आपकी दौड़ खत्म हुई। कपिल और उसके साथी सांस रोके बैठे हैं। समीर ने रिवॉल्वर दरवाजे की तरफ तान रखी, लेकिन उसका हाथ कांप रहा है। बसु ने फिर कहा, आप लोग सोच रहे हैं कि आप हीरो हैं, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। गलत सोच रहे हैं। आप लोग वे कीड़े हैं जिन्हें सिस्टम कुचल कर मार डालता है। टीटू ने आपको बचाया नहीं, उसने अपनी कब्र खोद दी। अब बाहर आ जाइए। राजवीर बाबू ने वादा किया है, आप सरेंडर करेंगे तो आपका एनकाउंटर नहीं किया जाएगा, सिर्फ उम्र भर जेल में सड़ना होगा। परिचित ने फुसफुसाकर कहा, जेल में सड़ूंगा कपिल, मैं और जेल नहीं जा सकता, उससे अच्छा मर जाना है। बसु ने बाहर से एक पत्थर अंदर फेंका। पत्थर दीवार से टकराकर आवाज हुई। वह उनकी नसों का इम्तिहान ले रहा है। क्या होगा? जवाब क्यों नहीं दे रहे? या डर के मारे पैंट गीली कर ली है? बसु हंसा। आप जैसे भद्र लोगों की यही एक समस्या है। आप लोग इमोशन से सोचते हैं, हम सोचते हैं बुलेट से। सुनिए, मेरे हाथ में AK-47 है और मैं अगर अभी ब्लाइंड फायर शुरू कर दूं तो आप लोगों छलनी हो जाएंगे। कपिल ने इशारे से सबको चुप रहने को कहा। वह इधर उधर देख रहा है। भागने का कोई रास्ता नहीं है। क्या उस टॉम की बात गलत थी? क्या यहाँ सच में कोई जवाब नहीं है? अचानक बसु के बूटों की आवाज बहुत करीब आ गई। उसने दरवाजे की चौखट पर पैर रख दिया। ठीक है, शरीफों वाली भाषा से काम नहीं चलेगा, बसु ने कहा।
लड़कों रेडी हो, अंदर घुसते ही फायर करना, कोई गवाह बचना नहीं चाहिए। बंदूक का सेफ्टी कैच खुलने की क्लिक आवाज अंधेरे में मौत की घंटी की तरह सुनाई दी। समीर ने कपिल की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू हैं। कपिल सॉरी भाई, मुझे तुझे बचा नहीं पाया। कपिल ने समीर के कंधे पर हाथ रखा। एक साथ शुरू किया था, एक साथ ही खत्म करेंगे। बसु की परछाई दरवाजे पर लंबी होकर पड़ी। बाहर चिता की आग उसके पीछे है, जिससे उसका आकार किसी विशाल राक्षस जैसा दिख रहा है। उसने धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की तरफ कदम बढ़ाया। गुड बाय कपिल मेहता। बसु के अंदर मंदिर के अंदर कदम रखा। अंधेरे गर्भगृह में अब सिर्फ 4 निहत्थे लोग हैं और एक हथियारबंद कातिल। और ठीक उसी पल मंदिर की टूटी छत से चांद की रोशनी की एक किरण आकर कपिल के चेहरे पर पड़ी। उस रोशनी में उसकी आंखों में डर के बजाय एक अजीब सा गुस्सा दिखाई दिया। शिकारी अंदर घुस चुका है, लेकिन क्या वह जानता है कि कोने में फंसा शिकार अक्सर शिकारी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? जानेंगे अगले पार्ट में। गुड बाय।